Hello student, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर एक लेक्चर मैं आपको डिजाइन कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा उस लेक्चर को। तो मैं पहले आपको ये बताऊँगा कि जो लेक्चर आपका हो चुका है, ठीक है ना, उस लेक्चर को आप सबसे पहले देखो। तो फर्स्ट जो लेक्चर आपका हो चुका है, ठीक है, जो मैंने आपको रिकॉर्ड किया है, उसे आप पहले देखो। उसके बाद आप इस सेकेंड लेक्चर को देखो। क्योंकि क्या है कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो थ्योरी सेक्शन है वो मैंने बहुत अच्छी समझाया है, और वो जो थ्योरी सेक्शन है वो आपके NCERT की पूरे के पूरे लाइन्स हैं उसमें। ठीक है, NCERT की कंप्लीट लाइन्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जो सेकंड सेक्शन है इसमें आपको मैं आज डिस्कस करूँगा NCERT की लाइन्स तो आपकी होगी ही, प्लस इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो अगर आपको NCERT प्लस एक्स्ट्रा देखना है तो यहाँ पे आपको थ्योरी थोड़ी कम मिलेगी। मैं फिर से बोलूँगा, इस सेकेंड लेक्चर के अंदर थ्योरी थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर उसमें थ्योरी आपको पूरी तरीके से समझाई है मैंने। तो थ्योरी को आप वहाँ से कवर कर लो, बाकी उसमें कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उसको आप लोग इस सेकेंड लेक्चर से कवर कर सकती हो। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप दोनों लेक्चर को देखो। फर्स्ट लेक्चर को पहले ही देखो, फिर सेकेंड लेक्चर को आप चेक करना। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर को। तो इसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पहले आपका सिनॉप्सिस क्या रहेगा, बेसिक। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज डील्स विद द सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल इंटर रिलेशन विद आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे सराउंडिंग के साथ फिजिकल, जहाँ आपका बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, या फिर आपका जो केमिकल या फिर सोशल, जो भी आपका इंटर रिलेशन है हमारे सराउंडिंग के साथ, उन सबको बेटा हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, 4 सेगमेंट्स हैं। इसमें पहला सेगमेंट आता है एटमॉस्फेयर, सेकंड सेगमेंट इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज लिथोस्फीयर, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर बेटा यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में एयर, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको एयर ही देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ब्लैंकेट मिलती है गैसेस के आपके। एटमॉस्फेयर इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंड इनटू द अर्थ। ठीक है, तो जो अर्थ है, अर्थ को इस सराउंडिंग में आसपास एक आपको गैसेस का जो ब्लैंकेट मिलता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बेसिकली। ठीक है, ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बहुत से आपके जो डिफरेंट रेडिएशन से उनको भी प्रोटेक्ट करती है, एज वेल एज हमारा जो मैग्नेटिक सिस्टम है अर्थ का, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड करती है। ठीक है, उसको स्टॉप भी करती है, अदरवाइज बहुत सारी डिजीज भी आपकी क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडीज में। नेक्स्ट है आपका दिस शेप्स लाइफ फ्रॉम द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट टू द आउटर सरफेस। नेक्स्ट है आपका इट कंसिस्ट ऑफ फोर्थ स्पीयर extending up to 500 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो ये 4 टाइप की आपको यहाँ पे लेयर भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी में एटमोस्फियर में तो इसकी आप डिस्टेंस वाइज देख लो। तो ट्रोपोस्फियर मिलती है आपकी 0 to 10 किलोमीटर, हम 11 किलोमीटर भी बोल देते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में 11 to 50, मीजोस्फियर में आपका 50 to 85, थर्मोस्फियर में 85 to 500। ठीक है, ये इसकी रेंज है। कंपोजिशन की बात करोगे तो ट्रोपोस्फियर में आपको पता है ऑक्सीजन भी मिलता है, CO2 भी मिलता है, N2 भी मिलता है, H2 भी मिलता है। तो ध्यान देना कि ट्रोपोस्फियर में कौन कौन सी गैसेस मिलती है, ये पूछ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है N2, O2, CO2 एंड वाटर। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ओजोन है। ओजोन का फॉर्मेशन O2 से ही होता है, इसलिए ओजोन प्लस O2 मिलेगा। मीजोस्फीयर के अंदर O2 मिलता है, NO मिलता है। और थर्मोस्फीयर में जो भी पार्ट आयोनाइज, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात करें तो काफ़ी हाई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो भी आपकी गैसेस मिलेगी वो आयंस की फेज में मिलेंगी। आयोनाइज गैसेस आपको मिलेंगी तो एन O2 प्लस आपको मिल सकता है, NO प्लस मिल सकता है। ठीक है, आयोनाइज गैसेस मिलती हैं। तो पहले जो ट्रोपोस्फियर है ये क्या करता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मेंटेन्स हीट बैलेंस। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब यूवी रेज। मीजोस्फीयर में होता है दिस रीजन डज नॉट प्रोपोगेट साउंड वेव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे साउंड वेव आपकी प्रोपोगेट नहीं कर सकते हैं। और थर्मोस्फीयर में आपको पता है इन दिस रीजन आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस ऑकर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द रीजन ऑफ ट्रोपोस्फियर, एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड एयर डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ट्रोपोस्फियर से आप ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर जो है पहली तो जो वो तो आपका इंक्रीज करेगा, तभी जो ऊपर गैसेस हैं थर्मोस्फीयर में वो आयंस की फेज में मिल रही है ना, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करेगा बट एयर की डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज़। इसलिए मैंने बोला था कि वहाँ पे इसके जो पहले लेक्चर में है वहाँ पे आपको जो ऑक्सीजन के सिलेंडर से वो लेके जाने पड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, वाटर के बारे में बात करिए। हाइड्रो को मतलब वाटर से रिलेटेड है। तो हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर सोर्सेज लाइक ओशियन, सी, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम एंड रिजर्वॉयर एंड ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर। लिथोस्फीयर में सॉइल के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। तो लिथोस्फीयर इज द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड, जिसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल्स एंड द सॉइल। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक मिनरल्स। रॉक कॉमा मिनरल्स ऑकर्स इन आउटर मेंटल ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड नेचुरल गैसेस ऑयल ऑकर्स इन द डीप इनर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो वही है कि अर्थ क्रस्ट के भी यहाँ पे दो पार्ट डिस्कस करे जा रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर आपको जो मिलता है वो आपको रॉक्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो आउटर में आपको आउटर अर्थ क्रस्ट पे लेके, और इनर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो आपको नेचुरल गैसेस, ठीक है, और आपको नेचुरल गैसेस CNG LPG जो भी हम बाद में करते हैं एक्सट्रैक्ट, ऑयल हो गया पेट्रोलियम के थ्रू हम बात करते हैं, ऑयल हो गया, वो सब के सब मिलते हैं डीप इनर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट में, ठीक है ना। इसलिए पहले लेक्चर को आप ध्यान से देखो, दूसरे लेक्चर में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके आसानी समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी मैंने वहाँ पे डिस्कस ज़्यादा करी है। बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो बायोस्फीयर के एक्चुअली में ऑल लिविंग स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है, कंसिस्ट बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में आपको क्या मिलेंगे, जितने भी हमारे ह्यूमन लिविंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग है वो सब बायोस्फीयर में आपके डिफाइन किए जाते हैं। अब पोल्यूटेंट की डेफिनेशन क्या है, जो अनडिजायरेबल मटेरियल है उसकी के बारे में बात करते हैं। तो एन सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर in greater amount than the natural abundance due to human activities which has harmful effect on the human organism and mankind is called pollutant, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी और भी ऑक्साइड्स होते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, इसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी एंड आपका बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करते हैं तो CO2 होता है, SO2 होता है, NO2 होगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करते हैं तो आपका पॉलीएक्रिलाइल PBN मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक सीवेज जो भी होते हैं घर में जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ से जो भी प्रोड्यूस को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आपका होता है DDT। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेमिनेंट क्या रहेगा बच्चों। तो कंटेनमेंट की बात करते हैं ए मटेरियल which does not occurs in nature but is introduced by human activities into the environment and causes adverse effect in the containment। जैसे आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो वहाँ पे आपके ऑप्शंस में MIC दे रखा था, ठीक है। तो MIC मतलब मिक, तो अगर ये पता नहीं है तो उसको देख लो, MIC आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक्चुअली इट इज़ ए कंटेमिनेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नेचर में खुद से प्रेजेंट नहीं होता है, नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपके प्रेजेंट होते हैं। अब रिसेप्टर क्या होते हैं वो भी देख लो, ये सब आपके टेक्निकल वर्ड हैं, ध्यान देना है इनको, ठीक है। रिसेप्टर की बात करते हैं, द मीडियम विच इज अफेक्टेड बाय द पोल्यूटेंट इज कॉल्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो आईज इन ट्रैफिक में जब आप खड़े होते हो तो आपको आई में थोड़ा सा इरिटेशन होता है, ठीक है, थोड़ा आई में आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो आपके रिसेप्टर्स हैं आईज। सिंक की बात करते हैं, द मीडियम विच रिटेन एंड इंटरेक्ट विद ए लॉन्ग लाइव्ड पॉल्यूटेंट इज कॉल्ड सिंक, ठीक है। तो सिंक ध्यान देना, जैसे आपके ट्रीज होते हैं, ओशियंस होते हैं, ये सिंक होते हैं फॉर द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, इनको एब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेशिएशन क्या है। The chemical form of pollutant is called speciation. It is a method of classifying pollutant into inorganic, organic and organometallic compound। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हार्मफुल फॉर्म ऑफ मरकरी आर मिथाइल मरकरी एंड डाईमिथाइल मरकरी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। इसमें से आपका पहला है कंटेमिनेंट, ये टेक्निकल वर्ड तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे आपको, इसलिए मैंने बोला है पहला लेक्चर ध्यान देखो। कंटेमिनेंट हो गया, रिसेप्टर हो गया, सिंक क्या होते हैं, है ना, आपके स्पेशिएशन क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है, TLB क्या है, ठीक है। इट इज़ द परमेबल लेवल ऑफ ए टॉक्सिक पॉल्यूटेंट in the atmosphere to which a person is exposed during 7 to 8 hours to work per day without any harmful effect। तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू ये आपके गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है, ठीक है, आपके स्पेसिफिक एरिया को लेके। तो उसी में है कि 7 to 8 आवर्स अगर आप वर्क कर पा रहे हो बिना कोई हार्मफुल इफेक्ट की वजह से, तो एक जो लिमिट है उसको टू आपके जो हावर्स है उनकी जो लिमिट है उसी को बोलते हैं हम लोग
थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, वो हम उसको रिलेट करते हैं टॉक्सिक पोल्यूटेंट के लेवल से, कितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा होगा तो इतना हम आप इतने घंटे काम नहीं कर सकते हो। अगर 7 to 8 आवर्स आप बिना कोई हार्मफुल इफेक्ट काम कर पा रहे हो तो मतलब वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू काफ़ी कंट्रोल्ड में है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड पॉल्यूटेंट्स आर 9, 10, 15 ppm रिस्पेक्टिवली, देन जेड इज लेस टॉक्सिक। अगर कभी क्वेश्चन में दे रखा है कि एक एक्स एक वाई एक जेड है, हमारे पास 3 पॉल्यूटेंट हैं, जहाँ में एक्स की आपकी TLB वैल्यू है 9, इसके लिए सपोज 10, इसके लिए 15, ठीक है। जेड के लिए कितने आपको दे रखी है 15। तो उस केस में अगर आपको आंसर निकालना है तो क्या, जेड इज लेस टॉक्सिक। तो सबसे टॉक्सिक कौन होगा, 9। तो मतलब जिसके लिए TLB जो वैल्यू है, TLB वैल्यू मतलब जो हम बात कर रहे हैं इसको PPM में, पार्ट्स पर मिलियन में लेके बात करते हैं, ठीक है। अगर जितनी आपकी कम होगी मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो मतलब टॉक्सिसिटी की बात करी जाएगी वो आपका उतना ही कम होगा, सॉरी कम ज़्यादा होगा। और जहाँ पे जितना आपको PPM की जो वैल्यू है, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है, TLB वैल्यू जितनी अधिक होगी मतलब वो उतना ही क्या होगा, कम टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो इसमें टॉक्सिसिटी का देखते हैं क्या हो जाएगा, सबसे अधिक टॉक्सिक कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा एक्स, देन वाई, और सबसे कम होगा आपका जेड, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को देखते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स 4 to 6, ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये जो वैल्यू है, ध्यान रखना, डाटा को ध्यान रखना, 4 to 6 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो हेल्दी अगर आपको प्लांट की ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए कितना आपका 4 to 6 mg पर लीटर आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो लेसर डिजॉल्व ऑक्सीजन इंडिकेट ग्रेटर पॉल्यूशन। अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल कम है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका जो पॉल्यूशन का लेवल क्या है आपका अधिक रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वैल्यू ध्यान रखो 4 to 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD क्या होता है, COD का मतलब क्या वो समझो, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड वाटर। तो जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें आपका जो भी अदर जो मटेरियल्स उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हम लोग COD। इट इज़ द इम्पोर्टेंट इंडेक्स फॉर द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वाटर। CO2 COD is determined by the oxidizing the organic matter which acidified, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है 50% H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो CO2 हम डिटरमाइन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग दी, ये तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, किसके साथ हम बात करते हैं इसमें, एसिडिफाइड 50% जो H2SO4 के साथ रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ठीक है, उसके साथ। तो ध्यान देना पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ 50% एसिडिक सॉल्यूशन किसका, H2SO4 का। तो ऑर्गेनिक मैटर का यहाँ से फिर ऑक्सीडेशन होगा बिकॉज H2SO4 इज वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर वर्क करता है। तो जो आपका अनवांटेड जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो आसानी से ऑक्सीडाइज कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्योरिटी को बना के रखेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका COD। इसके बाद हम बात करते हैं BOD क्या होता है, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाटर ड्यूरिंग 5 days, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। द BOD वैल्यूज और डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो फॉर प्योर वाटर की बात करते हैं 1 ppm, ध्यान देना डाटा को, इस पर क्वेश्चंस आपके पूछा है, JEE मेंस ने भी पूछा है, एडवांस ने पूछा, नीट ने भी पूछा है, ठीक है। फेयरली प्योर वाटर की 3 ppm एंड डाउटफुली प्योर आपकी प्योरिटी की 5 ppm। म्यूनसिपल जो सीवेज है वहाँ पे आपको मिलता है 100 to 4000 ppm। BOD ग्रेटर देन 17 ppm इंडिकेट्स हाई पॉल्यूशन एंड इज हार्मफुल, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से करते कंपेरिजन 17 ppm, 17 ppm इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कम रहना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। BOD हम कैसे निकालते हैं, BOD इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ H2 इन लीटर, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा BOD का। इस तरीके निकालते हैं BOD का। अगर आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप, तो यहाँ से इस वैल्यू आप पुट करना, आंसर आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एंड एलिमेंट। जैसे हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बीइंग लाइव अलोंग विद अदर ऑर्गेनिज्म।
ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में क्या कौन कौन से आपको हैं उसको हम देखेंगे। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में गैसियस पार्टिकल्स भी मिलते हैं और अनडिजायरेबल सॉलिड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपके गैसियस पॉल्यूटेंट कौन कौन से रहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया उसके ऑक्साइड्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स हो गए हैं, ओजोन एंड अदर ऑक्सीजन। पार्टिकुलेट की बात करते हैं तो स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है, फ्यूम्स हो गई, मिस्ट हो गई और आपका स्मोक हो गया। ये सब के सब आते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट कौन से। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न। तो सल्फर आपका प्रेजेंट है फॉसिल फ्यूल्स में, जब हम उसको बर्न करते हैं तो वहाँ से आपके सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट इज पॉइजनस टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। Even at low concentration of sulfur dioxide causes respiratory problems like asthma, bronchitis and एफिसेमा, ठीक है। तो ये तीन आपकी डिजीज़ हैं, ठीक है, ये आपकी क्रिएट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। हाई कॉन्सेंट्रेशन एसो2 होगा तो काफ़ी दिक्कत होगी, जिसमें फ्लावर के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके आपके लॉस होते हैं, आपके फॉल ऑफ होते हैं फ्रॉम द प्लांट। द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द पोल्यूटेड कैटलिस्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर जाता है। The reaction can be promoted by ozone because it act as oxidizing agent and hydrogen peroxide। तो फिर देखो SO2 प्लस ओजोन, ओजोन से आपको पता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर चेक करो बच्चों डिस्कस किया है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी दिस इज ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद SO2, तो SO2 विल ऑक्सीडाइज इनटू SO3, ठीक है, ये आपको स्टेप पता होना चाहिए। फिर SO2 या फिर SO2 या फिर आपको रिएक्शन सीधे पूछते हैं कि SO2 के साथ अगर मैं H2O2 डाल देता हूँ तो फिर सीधा बनता है आपका H2SO4। इसके बाद बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे। ऑक्साइड नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टेंट ऑफ एयर। तो मैंने बताया था वहाँ पे आप लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो N2 प्लस O2 है वो कंबाइन करता है हाई टेम्परेचर पे, देखो आपका फॉर्म होता है 2 मोल्स ऑफ NO। तो लिखा है द गैसेस दीज गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद ईच दैट नॉर्मल टेम्परेचर, तो हाई आपको टेम्परेचर चाहिए, हाई एल्टीट्यूड पे वो आपको मिल जाता है, तो वहाँ से आपका बनता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। NO2 इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट आयन, NO3 minus which is washed into soil which is served as fertilizer. When fossil fuels are burnt in automobiles engines, high temperature forms nitric oxide and nitrogen dioxide, high temperature पे, ठीक है, from आपके automobiles engines। NO react with instantly with oxygen to give NO2, oxidation कर जाएगा, यहाँ से इसका ऑक्सीजन होकर आपका NO2 में चला जाएगा। The rate of production of NO2 is high when nitric oxide react with ozone in the stratosphere, ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे द इरिटेंट रेड हैज इन द ट्रैफिक एंड कॉन्जेस्टेड प्लेसेस ड्यू टू ऑक्साइड नाइट्रोजन। जो इरिटेशन रहता है ना, और आपको थोड़ा सा रेडिश जो रहता है ट्रैफिक रीजन में, तो बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी आपका पोल्यूटेंट है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 होगा तो डैमेज कर देगा लीव्स, जो पत्तियाँ हैं प्लांट्स की, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, कौन, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए लंग इरिटेंट दैट कैन लीड चिल्ड्रन के लिए भी प्रॉब्लम कॉज करेगा, इस इज टॉक्सिक इन लिविंग टिश्यू, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स एज ए पॉल्यूटेंट। तो हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है कि दे कॉजेज द कैंसर, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे हार्म प्लांट बाई कॉजिंग एजिंग, प्लांट को जल्दी से फिनिश कर देते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं स्पेशली प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पे। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपके पॉइजनस होता है फॉर द ह्यूमन बॉडीज़। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन से अटैच जो आपका ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और ये ऑक्सीडाइज क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 है, तो स्टेबल होने के लिए +4 में जाना चाहेगा। तो जो CO है मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके CO2 के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन में कितना हो गया, +4। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर आपका जो ऑक्सीजन का जो लेवल है काफ़ी तेज़ी से डाउन होगा, फॉल डाउन होगा, जिसकी वजह से आपको रिस्पिरेशन प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है और कॉज ऑफ डेथ आपका हो सकता है यहाँ पे।
तो हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज मैनली रिलीज्ड इन द एयर बाय द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कोल, फायरवुड, पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस CO ऑन कम्बेशन बट इनकम्प्लीट कम्बेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बेशन। Next is CO binds to hemoglobin to form carboxyhemoglobin, which is about 300 times more stable than oxyhemoglobin complex. तो हमारी बॉडी में जब बेटा ऑक्सीजन जाता है रिस्पायरेशन से बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है O2 कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो जो हीमोग्लोबिन है ये बेटा यहाँ से फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ये हम पढ़ाते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो यहाँ से बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड के कंपैरिजन में अगर यहाँ पे CO जाएगा, CO इज ऑल्सो गैस, तो जब ये कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ तो इससे आपका फॉर्म होगा, यहाँ से फॉर्म होगा आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की एज़ कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। फिर प्रोसेस क्या होगा, इन ब्लड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रीचेज अराउंड 3 to 4%, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो फिर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी है ना ब्लड में, वो आपकी काफ़ी तेज़ी से फॉल डाउन होगी, आपकी डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज करने से फिर आपकी जो डेफिशिएंसी होगी, दिस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू हेडेक। तो फिर हमारे जो हेडेक की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से इस तरीके से क्रिएट होती है, बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी ब्लॉक हो चुकी है। एंड वीक आई साइड, ठीक है, वो भी इसका कॉज है। एंड नर्वसनेस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो ये सब का सब जो कॉज है वो आपका कॉज है ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाना, जहाँ पे आपको मिल रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इन प्रेग्नेंट वुमेन द इंक्रीज CO लेवल इन ब्लड में इंड्यूस्ड प्रीमेच्योर डिलीवरी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट को लेके, इन प्रेग्नेंट वुमेन्स द इंक्रीज CO लेवल इन ब्लड, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन से लेडीज है, अगर उसमें CO का जो लेवल है अगर वो इंक्रीज़ करता है, मोनोऑक्साइड का अगर लेवल इंक्रीज़ करेगा, तो वहाँ पे जो प्री मैच्योर डिलीवरी की बात करते हैं, जो मतलब एक लगभग जो अप्रोक्स टाइम रहता है वो 9 मंथ आपको रहता है। तो 9 मंथ से अगर पहले अगर बच्चा अगर डिलीवर हो रहा है, उसकी डिलीवरी हो रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे उसके पीछे रीजन एक हम कॉज मान सकते हैं कि वहाँ पे जो CO है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो लेवल है ब्लड में वो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज हो चुका है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, ठीक है, एंड बर्थ ऑफ डिफॉर्म्ड बेबीज, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में आपने पता को स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, हो जाती है, तो वो उसके पीछे भी रीजन आपका CO है। तो समझ सकते हो इतनी डेंजरस सिचुएशन होने वाली है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं जो CO का प्रोडक्शन जिस भी तरीके से हो रहा है उसको ब्लॉकेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जो आगे वाली जनरेशन है उसको प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे, द परमिसिबल लेवल ऑफ CO इज एटमॉस्फेयर इज अराउंड आपका 9 ppm। माइक्रोब्स इन द सॉइल एक्ट एज सिंक फॉर द CO। तो हमारे सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं वो CO के लिए क्या है, सिंक के तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे लेवल के बेस पे, लेवल ऑफ CO इन एटमॉस्फेयर ppm, परसेंटेज ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इफेक्ट क्या होगा। तो पहले में है लेवल ऑफ CO इन एटमॉस्फेयर, अगर आपका 10 ppm तो उस केस में परसेंटेज ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो कितना 2 फॉर्म करेगा, तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, समझो आप। इफेक्ट बहुत खतरनाक है। अगर 100 अगर आपका ppm होता है एटमॉस्फेयर में CO का लेवल बच्चों, ppm के रिस्पेक्ट, ppm की हम पैरामीटर में बात कर रहे हैं, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से आपका जो फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वो कितना हो जाएगा 15, मतलब हेडेक भी होगा और फैटिक भी होगा, थकान वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है 250 है, तो फिर इसका अगर CO का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में 250 ppm, तो कार्बोक्सी आपको हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कितना 32%। तो यहाँ पे आपका अनकॉन्शियस जैसी आपकी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 750 60 तो डेथ आफ्टर फ्यू हावर्स, इट इज डेंजरस सिचुएशन। 1000 अगर हो रही तो 66 तो आपकी इमीडिएट डेथ। तो समझ सकते हो ये आपका जो लेवल है ये काफ़ी खतरनाक है। तो आपका जो CO का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बेटा <10 हमेशा रहना चाहिए। अगर इससे अधिक चला गया, इससे इक्वल आ गया, तो आपकी जो ह्यूमन बॉडीज़ है वो बहुत प्रॉब्लम फेस करेगी। समझ में आ गया होगा, तो इसलिए मैंने बोला है पहले लेक्चर को आप देखो ध्यान से, जो हो चुका है इस लेक्चर को आप ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। ये डाटा बेस पूरा है लेक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो CO2 इज लिबरेटेड लार्जली
in the atmosphere by burning of fossil fuels, by decomposition of limestone and during volcanoes इनक्रप्शन। तो वॉल्कनोज आपको जो इरप्शंस होते हैं वहाँ से भी CO2 क्या होती है बच्चों, प्रोड्यूस होती है। नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.3% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो CO2 बेटा CO2 कितना, 0.3% बाई वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में। एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज रिमूव्ड बाई ग्रीन प्लांट। जितने अधिक ग्रीन प्लांट होंगे बिकॉज फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा होगा, जितना अधिक फोटोसिंथेसिस होगा तो मतलब CO2 उतना ही आपका फिनिश हो जाएगा। एंड दिस मेंटेन्स एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना है तो प्लीज़ आप अपने घर के आसपास प्लांट लगाओ, जितना अधिक हो सके लोगों को सपोर्ट करो, लोगों को मोटिवेट करो प्लांटेशन के लिए। ठीक है, ट्री प्लांटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटीज़ एंड फॉर आवर कंट्रीज आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज़ प्रोग्रेसिव हीटिंग अप ऑफ अर्थ सरफेस। ये कैसे होता है, मैंने बताया था कि जो भी हमारे गैसेस पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, जो सनलाइट से आने वाली जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको ट्रैप कर लेती हैं, उनको वापस नहीं जाने देती हैं। तो कंटिन्यूसली हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों, जो भी गैसेस है उसकी हम बात, हीट एमिटेड बाई अर्थ एंड रिफ्लेक्ट बैक बाई दिस अर्थ सरफेस एंड गेट हीटेड अप। इन एडिशन ऑफ CO2 द ग्रीन हाउस गैसेस आर CFCs, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड। बेटा मैं फिर से रिपीट करूँ, इस लाइन को लेके जेई मेंस ने, नीट ने, ठीक है, इन सब ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि ये के चार ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन में पूछा कि इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है या फिर कौन सी है। तो देख लो यहाँ पे कौन कौन सी हैं। CO2 के साथ बच्चों हम बात करते हैं CFCs, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन। मीथेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मीथेन को लेके। वाटर वेपर्स भी इसी में आता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज CFCs फ्रॉम एयर कंडीशनर। मीथेन फ्रॉम पैडी वीड्स। बेटा पैडी वीड्स आपको पता है, जब धान की खेती होती है ना, आप जो चावल जो बोलते हैं हम लोग, वहाँ से मीथेन आपको मिलता है। ठीक है, मर्सी प्लेसेस से आपको मीथेन मिल जाता है। नेक्स्ट है कोल माइन से, रोटिंग गार्बेज डंप से, फॉजल फ्यूल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं, बर्निंग ऑफ फॉजल फ्यूल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप एंड फ्लडिंग इन द लो लाइंग एरियाज ओवर द अर्थ। तो आपको पता है हर साल बाढ़ आती है, फ्लड आती है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में इस साल भी आई थी बाढ़, देखो बहुत जगह है ना। तो जहाँ भी फ्लड की सिचुएशन बन रही है, वो फ्लड की सिचुएशन के पीछे एक पार्ट आपका ये भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। और क्योंकि आइस आपकी जो हिमालय रीजन है वहाँ से मैक्सिमम जो नदी है वहाँ से आपकी ओरिजिन है उनका, तो कहीं ना कहीं आइस मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों प्रॉब्लम तो आपको डेफिनेटली होने ही वाली है। तो इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज द इंसिडेंट्स ऑफ इन्फेक्शन डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस। तो आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस का कितना इफेक्ट है, तो इसके पीछे भी जो रीज़न है वो टेम्परेचर है। तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर कुछ इस तरीके से आपका हो रहा है अभी, जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी है उनको आप बना के रखो, उनको आप फॉलो करो हमेशा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट आपको बताती है, और लोगों को आप मोटिवेट भी करो, लोगों को बताओ भी, लोगों में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। बाकी आपकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन अभी चल रही है वो काफ़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उससे हम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एसिड रेन के ऊपर। तो एसिड रेन के ऊपर बात करते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर ड्रॉप्स बिलो 5.6, कम होगा तो इससे कम तो एसिड रेन बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर मैंने बात करी थी। नॉर्मली रेन वाटर हैज़ pH ऑफ 5.6 ड्यू टू रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो बनाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे मिलता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस तरीके से acid rain is a byproduct of varieties of human activities and emit of oxide of sulfur, nitrogen in the atmosphere. This causes dry deposits of rain, fog and smoke. ठीक है, तो रेन फॉग और स्मोक के पीछे भी आपका यही रीज़न है कि जो भी आपके सल्फर और नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रेजेंस हमारे नेचर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती हैं। SO2 एंड NO2 आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एसिड रेन, जो मैंने बताया था H2SO4 HNO3 करते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, इस रिएक्शन के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। तो एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, एसिड रेन pH ऑफ सॉइल एंड इफेक्ट फर्टिलिटी, बिल्कुल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रीज प्लांट डिजॉल्व एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर ग्रोथ। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी
एलिमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इट अफेक्ट्स प्लांट्स एनिमल्स लाइफ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। वहाँ पे आपका जो पीएच बैलेंस रहता है, अगर पीएच डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो एनिमल लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। इट कोरोइड्स वाटर पाइप्स रिजल्टिंग इन द लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स आयरन, लेड, कॉपर इनटू द ड्रिंकिंग वाटर। तो जहाँ पे आपकी कॉर्पोरेशन की सप्लाई रहती है वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ एसिड रेन या फिर एसिड प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड मेटल। तो स्टोन मेटल से रिएक्शन करता है तो वहाँ से क्या करता है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन कर जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रिएक्शन हम आपको बता देते हैं, जैसे CaCO3, इसके साथ सपोज HCO4 आ गया एसिड रेन, ठीक है। तो यहाँ से आयन एक्सचेंज रिएक्शन Ca+2 जाएगा सल्फेट के साथ तो बनाएगा CaSO4। हाइड्रोजन जाएगा कार्बोनेट के साथ तो यहाँ से बना लेगा H2CO3। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ से आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम। तो ये आपका फॉर्म होगा 2H+ एंड आपका CO3-2 के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा था ताजमहल इन इंडिया हैज बीन अफेक्टेड बाय एसिड रेन। तो इसके जो आपकी व्हाइटनेस है वो आपकी फिनिश होती जा रही है। द रिजल्टिंग एसिड रेन रिएक्ट विद मार्बल CaCO3 ऑफ ताजमहल कॉजिंग डैमेज ऑफ दिस वंडरफुल मोनूमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के बारे में। करने वाले हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के बारे में। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में देखेंगे, द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन द एयर। तो ये दो टाइप के मिलेंगे। पहला होगा आपका डाइबाइबल पार्टिकुलेट्स, कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, फंगाई है, एल्गी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलर्जी इन द ह्यूमन बीइंग। नॉन बाइबल कौन कौन से होंगे, इसमें बात करते हैं स्मोक पार्टिकुलेट्स के बारे में, डस्ट के बारे में, मिस्ट के बारे में, फ्यूम्स के बारे में, ठीक है। स्मोक पार्टिकल्स की बात करते हैं जैसे सिगरेट स्मोक, ठीक है, इसका एग्जांपल है स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। डस्ट की बात करते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग से, है ना, जो भी आपके कैल्शियम कार्बोनेट के जो आपके स्टोन्स उसको हम क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं तो वहाँ से डस्ट आपकी प्रोड्यूस होती है। तो डस्ट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। मिस्ट की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट एंड हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। फ्यूम्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मेटल एंड मेटेलिक ऑक्साइड, वो आपके फ्यूम्स यहाँ से करते हैं डिफाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर लार्जली डिपेंड अपॉन पार्टिकल साइज। पार्टिकल के साइज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करी जाती है। तो पार्टिकुलेट पार्टिकल्स बिगर देन 5 माइक्रॉन आर लाइकली टू बी लॉन्च इन द नेसल पैसेज, ठीक है। 5 माइक्रॉन से अधिक होगा तो नेसल पैसेज में आपका यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इस पार्टिकल्स ऑफ अबाउट 10 माइक्रॉन एंटर इन द लंग्स ईजिली, तो वो लंग्स में भी आसानी से आपके एंटर कर जाते हैं। तो लेड यूज टू बी मेजर एयर पोल्यूटेंट इमिट बाई द व्हीकल्स। तो लेड बच्चों आपका देख सकते हो मोर देन 50 ppb पार्ट्स पर बिलियन के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। इस कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर के लिए ये काफ़ी आपका हार्मफुल है लेड, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, हमें लंग्स में एंटर कर जाता है और फिर आपका लंग्स कैंसर क्रिएट करता है। दिस प्रॉब्लम हैज़ नाउ बीन ओवरकम बाई यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया। तो अभी जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं वो अनलेडेड पेट्रोल, लेड को हम पहले ही बाहर निकाल देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोक को लेके। स्मोक को देखेंगे तो स्मोक इज डायरेक्ट फ्रॉम द स्मोक प्लस फोक। तो स्मोक प्लस फोक को ऐड करते हैं तो स्मोक का फॉर्मेशन होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मोक, पहला क्लासिकल, सेकेंड इज फोटोकेमिकल। क्लासिकल की बात करते हैं तो क्लासिकल में प्रेजेंट इन कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर देखने को मिलता है। ये मिक्सचर में क्या होता है, स्मोक प्लस फोक प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केमिकली इट इज़ रिड्यूसिंग मिक्सचर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्मोक और लंडन स्मोक, ठीक है। तो लंडन स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक आपको ध्यान रखना है। वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग स्मोक होता है जहाँ पे स्मोक प्लस फोक प्लस सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक में। तो प्रेजेंट इन वार्म एंड ड्राई एंड सनी क्लाइमेट मिलता है। इट कंटेन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। फोटोकेमिकल स्मोक हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक कैसे होता है, तो वो देख लो। व्हेन फॉसल फ्यूल्स आर बर्न्ड, 2 pollutants NO आर emitted into atmosphere, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक्स आर सनलाइट एंड ऑक्सीजन एटम। तो NO2 सनलाइट की वजह से आएगा तो NO प्लस आपका ऑक्सीजन विद एयर, तो यहाँ से आपको ओजोन मिल जाएगा। तो O प्लस O2 से ओजोन मिला। देन रीजनरेशन ऑफ NO2 हो जाएगा तो NO के साथ ओजोन फिर से आएगा तो NO2 प्लस O2 में फिर से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि ओजोन वो आपकी टॉक्सिक गैस में आती है।
So both NO2 and ozone are strong oxidizing agent. They react with unburnt hydrocarbon in the polluted air to produce formaldehyde. देखो formaldehyde, acrolein and आपका PN का मतलब होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइड, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हो एक्रोलिन आपका ये है इसका फार्मूला। नेक्स्ट आपका पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आपका ये है फॉर्मूला, ध्यान देना। CH4 मेथेन आएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इफेक्ट्स पे आते हैं तो देखेंगे फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, बोथ ओजोन एंड PAN एक्ट इज पावरफुल आई इरिटेशन। Second point, ozone and nitric oxide irritate the nose and throat, and their high concentration causes headache and chest pain, dries of throat, cough, difficulties in breathing, ठीक है। नेक्स्ट है photochemical smoke leads to cracking of rubber and extensive damage of plant life. It has also caused corrosion of metals, stone, building materials, rubber and painted surface. तो मैं जो लाइन बाई लाइन पढ़ रहा हूँ, ये लाइन बाई लाइन आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट JEE मेंस में डिस्कस किए जाते हैं। इसके बाद करते हैं कि भाई कंट्रोल कैसे कर सकते हो। कंट्रोल के लिए है भाई कंट्रोलिंग द पॉल्यूटेंट्स लाइक NO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स, द एक्टिविटी ऑफ ओजोन, द PN विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है द कैटालिटिक कन्वर्टर होना चाहिए ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। प्रिवेंट द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। प्लांट्स, पीनस, जूनिपेरस, कोरस, इपायरस, ये कुछ आपके ये हैं, ये सबके सब क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स को भी हम देख सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन क्या है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। तो ओजोन इज स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन इज प्रोड्यूस ऑफ UV रेडिएशंस एक्टिंग एज डाई ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स। O2 जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में तो O+ प्रोड्यूस करेगा, O मिक्स करेगा O2 के साथ, तो आपके ओजोन का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ N2O2 बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। The main reason of ozone layer depletion is believed to be release of chlorofluorocarbons components known as pheroms. The chlorofluorocarbons are released in the atmosphere. They mix with the normal atmosphere gas and eventually reaches the stratosphere. In a stratosphere, they get broken down into powerful UV radiations, releasing chlorine-free radicals. देख सकते हो CF2Cl, तो आपका CF2Cl बाहर, आपका Cl डॉट आपका बाहर निकल जाएगा। फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स देन रिएक्ट विद स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन टू फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ठीक है, रेडिकल्स एंड मॉलिकुलर ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ देखने को मिलेगा देन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल्स विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन। तो फिर यहाँ से प्रोड्यूस करें क्लोरीन रेडिकल्स, ठीक है, और आपको मिलेगा यहाँ से ऑक्सीजन गैस। द क्लोरीन रेडिकल्स आर कंटिन्यूसली रीजनरेटेड एंड कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। इसी तरीके से आप बात करते हैं ना, हम ओजोन होल की बात करते हैं, तो ओजोन होल के लिए आपकी यही जो स्टेप्स हैं वो सब के सब स्टेप रहते हैं आपके रिस्पॉन्सिबल। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी ओजोन होल। तो ओजोन होल में हम देखेंगे द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर कॉमनली नोन एज ओजोन होल्स which is first observed over the south pole. In winter, special type of clouds called polar stratospheric clouds formed over Antarctica. These polar stratospheric clouds provide surface on which chlorine nitrates get hydrolyzed to form hypochlorous acid. It reacts with hydrogen chloride produced to give molecular chlorine. तो पहले में रिएक्शन है ClO डेट आपका NO2, तो ये आपको एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। देन इसकी ये जो स्टेप्स हैं वो टोटल आपके 3 स्टेप, ये पहले के लेक्चर में डिस्कस भी मैंने करी हैं। तो Cl + CH4 CH3, आपको पता है रेडिकल्स जब आएगा आपके नॉर्मल कंपाउंड के साथ CH4 के साथ, तो CH4 आपका क्या करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगा आपके रेडिकल्स में। जो Cl डॉट है वो HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके Cl NO2 + वाटर तो HOCl + HNO3, फिर HCl से रिएक्शन करेगा तो Cl2 + HNO3 आपका फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है सनलाइट रिटर्न टू अंटार्कटिका इन द स्प्रिंग। The sunlight warm break up to the clouds, then HOCl and Cl2 are photolyzed by sunlight, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको ये स्टेप मिल जाएगी। The chlorine free radicals thus formed initiate the chain reaction for the ozone deflection, इसलिए ओजोन डिफ्लेक्शन आपकी हो जाती है। फिर इफेक्ट्स क्या होंगे डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के, UV रेडिएशंस लीड्स टू एजिंग ऑफ स्किन, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सॉरी कैटरैक्ट, सनबर्न, स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मैनी फोटो प्लैंक्टॉन्स, डैमेज ऑफ फिश प्रोडक्टिविटी, ये सबको फिनिश कर देगा। Plants proteins get easily affected by UV radiations, which leads to harmful mutation of cell. To increase evaporation through the stomata of the leaves and decrease the moisture content of the soil. Next, increase in UV radiations damage plant fibers, causing them to fade faster. Okay. Next हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन में।
तो वाटर पोल्यूशन का इट इज़ ए इम्बैलेंस इन क्वालिटी ऑफ वाटर सो एज टू कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन में वाटर गेट्स पॉल्यूटेड इन सेवरल वेज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जांपल बात करते हैं म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर, रन ऑफ एसिड रेन एंड ड्रेनेज। पॉल्यूटेंट की बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको डोमेस्टिक सीवेज सोर्स है आपका। ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक सीवेज हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, एंड वेस्ट डिगिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, यहाँ से मिलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो आपके केमिकल फर्टिलाइजर, टॉक्सिक हैवी मेटल्स में इंडस्ट्री एंड केमिकल फैक्ट्रीज आपके आ जाएंगे। सेडिमेंट्स की बात करते हैं तो इरोजन बाई सोल इन एग्रीकल्चर, ट्रिप इन माइनिंग। पेस्टिसाइड्स में आपको देखने को मिलेगा केमिकल्स यूज्ड बाई किलिंग इंसेक्ट्स, फंगाई एंड बीड्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में माइनिंग ऑफ यूरेनियम कंटेंट मिनरल्स। हीट में वाटर यूज्ड बाई कूलिंग इन द इंडस्ट्री, तो वहाँ से हीट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पहला आता है आपका पैथोजेंस, सेकंड आपका आता है ऑर्गेनिक वेस्ट। पैथोजेंस की बात करते हैं तो आपके ये होते हैं दीज आर डिजीज कॉजिंग एजेंट, दे इंक्लूड बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेंस बैक्टीरिया सच एज, ये आपके ई कोली बैक्टीरिया इसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, फैक्सलिस, ठीक है, हुइच कॉजेज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़, ये आपकी क्रिएट करती हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं तो इसमें द मेजर वाटर पॉल्यूटेंट इस ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स, ग्रास एंड ट्रेसिस। एक्सेसिव फाइटोफैक्टम ग्रोथ विद इन वाटर इज ऑल्सो कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, दीज वेस्टेज आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज बिलो 6 pm, तो ग्रोथ ऑफ फिश गेट इनहेबिटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 pm। तो इनएरोबिक बैक्टीरिया व्हिच डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन उसको बोलते हैं एनारोबिक, begins to break down into the organic waste and produce chemical that have a foul smell and harmful to the human health. Aerobic मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बैक्टीरिया डिग्रेड दिस ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कीप द वेस्ट डिप्लेक्टेड इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसके बाद बात करते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट के बारे में। तो केमिकल पॉल्यूटेंट में आपको मिलेगा द वाटर soluble inorganic metals such as cadmium, mercury, nickel are the important pollutant। तो कौन कौन से हैं? कैडमियम हो गया मेटल, मरकरी हो गया, निकल हो गया, इंपॉर्टेंट है आपके केमिकल पॉल्यूटेंट को लेके। नेक्स्ट, ऑल दीज मेटल्स आर डेंजरस टू द ह्यूमन बिकॉज आवर बॉडीज कैन नॉट एक्सक्रीट देम। दीज मेटल्स कैन डैमेज किडनी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लीवर। The organic chemicals are another group of substances they are found in polluted water। एग्जाम्पल की बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, मेजर ऑयल स्पिल्स इन द ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक आपके पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल्स है ना, PCBs which are used as cleansing solvent, detergent, fertilizer added to the list of water pollutant। PCBs की बात है, PCBs का मतलब पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल्स आर सस्पेक्टेड टू बी कार्सिनोजेनिक, इसका मतलब है आपके कैंसर कॉजिंग। ठीक है, कैंसर कॉजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स कंटेंट फॉस्फेट्स एज एडिक्टिव। द एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन वाटर चेंजेस इन द एल्गी ग्रो, तो एल्गी का ग्रो यहाँ पे करेगा इंक्रीज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रोफोस ग्रोथ ऑफ एल्गीज कवर्स द वाटर सरफेस एंड रेसिड्यू द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द वाटर। द प्रोसेस इन विच न्यूट्रॉन्स enrich water bodies supported dense plant population which kills animals life by depriving of oxygen and result in the subsequent loss of biodiversity is known as eutrophication। नेक्स्ट आपका फ्लोराइड को लेके, द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड इन द ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल एंड कॉज टूथ डिके। अगर फ्लोराइड नहीं होगा तो आपका टूथ डिके यहाँ पे कॉज होगा। soluble fluorides is often added to drinking water to bring concentration up to 1 ppm or 1 मिलीग्राम पर डेंसीमीटर क्यूब, है ना, ये जो डाटा को आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। और फ्लोरीन आपका फ्लोराइड रहेगा टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो हार्मफुल एंड कॉज टूथ डिके हो जाएगा। फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एबव 2 ppm कॉजेज द ब्राउन मोल्टिंग ऑफ टीथ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्लोराइड आयन मेक्स द एनामेल ऑन टीथ मच हार्डर बाई कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सी पेपिटाइट, ये आपका फॉर्मूला है Ca3PO4 twice CaOH twice द एनामेल ऑन द सरफेस ऑन द टीथ इनटू मच हार्डर फ्लोरोपेप्टाइड। ठीक है, द एडिशन ऑफ फ्लोराइड आयन डिक्रीज द कलर ऑफ zirconium arginine acid dye solution by removing zirconium from the dye
in the form of colorless zirconium fluoride. It is used to detect F minus. तो फ्लोराइड आयन का अगर टेस्ट करना है तो आप इस डाई का यहाँ पे यूज कर सकते हैं. एक्सेसिव फ्लोराइड मतलब ग्रेटर देन 10 ppm तो फिर आपका यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट आ जाएगा. तो बोन्स एंड टीथ यहाँ पे कर देंगे आपके डिके, जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिस. डीफ्लोरिडेशन क्या होगा? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेसिव फ्लोरीन फ्रॉम द वाटर. वाटर से अगर एक्सेस फ्लोरीन को फ्लोराइड को बाहर निकालना है, ठीक है. इसमें आपके ये जो मेथड्स हैं वो देख लो. पहला आपका एक्टिवेटेड कार्बन मेथड, नेक्स्ट है आपका नेलगोंडा टेक्निक, नेक्स्ट है आपका आयन एक्सचेंज मेथड. ठीक है. रिएजेंट आपको ध्यान रखना है. इसमें एक्टिवेटेड हम कार्बन चारकोल यूज करते हैं, इसमें ब्लीचिंग पाउडर करते हैं, लाइम प्लस एलम. इसमें हम जनरली हम ये तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं 1 2 3. इसमें हम रिएक्ट का है आपके रिएक्ट का है कैन बी रीजनरेटेड बाई द 4% NaOH प्लस 1% H3PO4. इसमें फ्लोरीन इज प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड. ठीक है. ये तीन आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, ये किस तरीके से यहाँ पे आपके डिफाइन किए जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे लेड के बारे में. तो लेड में आता है ड्रिंकिंग वाटर गैस कंटेमिनेटेड विद लेड व्हेन लेड पाइप्स आर यूज टू ट्रांसफॉर्मेशन वाटर मॉलिक्यूल. अगर वाटर मॉलिक्यूल के फ्लो के लिए अगर हम लेड पाइप का यूज करेंगे तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. द प्रिस्क्राइब्ड वाटर कॉन्सेंट्रेशन लिमिट of lead in the drinking water about 50 ppb parts per billion. Lead can damage kidney, liver and reproductive system. सल्फेट में बात करते हैं. अगर एक्सेस सल्फेट होगा मतलब 500 ppm से अधिक इन ड्रिंकिंग वाटर causes laxative effect at moderate level, it is harmless. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नाइट्रेट को लेके. द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज 50 ppm. अगर एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर में कैन कॉज डिजीज सच एज मैथ्यूमिलग्रोमिया, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम. ठीक है. ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है वजह एक्सेस और नाइट्रेट की वजह से. अदर मेटल्स की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में? आयरन का होना चाहिए 0.2 ppm, मैग्नीज का होना चाहिए 0.05, एल्यूमिनियम का 0.2, कॉपर का 3 ppm और आपका ये जिंक का 5 और कैडमियम का 0.005. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन में. तो सॉइल पोल्यूशन में आता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स कॉज सॉइल पोल्यूशन. कौन कौन से हैं? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स की बात करेंगे. प्रायर टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड निकोटाइन वाज यूज्ड एज ए पेस्ट कंट्रोलिंग द सब्सटेंस. इसमें हम बात करें नेक्स्ट आपका DDT. तो DDT वाज फाउंड टू बी ग्रेट यूज इन कंट्रोल ऑफ मलेरिया, इंसेक्ट्स बॉर्न डिजीज. ठीक है. इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल द डैमेज कॉज्ड बाई इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बीड्स, वेरियस क्रॉप डिजीज. पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली सिंथेसिस टॉक्सिक केमिकल विद इकोलॉजिकल रिप्रेसिस. जिसमें एग्जांपल आपको देना है एल्ड्रिम और आपका डेल्ड्रिन करके एक आता है, दो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं. इसके बाद बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक टॉक्सिन आर वाटर इनसोल्युबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ persistent टॉक्सिन फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हाई ट्रॉपिक लेवल थ्रू फूड चेन इज कॉल्ड बायो एम्प्लीफिकेशन. तो बायो एम्प्लीफिकेशन क्या है? लोअर आपका जो ट्रॉपिक लेवल है वहाँ से हाई ट्रॉपिक लेवल में जो आपका मूवमेंट हो रहा है इन टॉक्सिन्स का, उसी जो मूवमेंट को हम बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन हायर एनिमल्स रीच्ड ए लेवल which causes serious metabolic and psychological आपके disordered. Recently, less persistent or more biodegradable organophosphate and carbamates have been introduced. Nowadays, less harmful herbicides such as sodium chlorate and sodium arsenate या भी यूज कर रहे हैं and many that introduced instead of pesticides. पेस्टिसाइड्स की जगह आप इनको यूज कर सकते हो. ये एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं. Herbicides are toxic to mammals but are not as persistent as organochlorides. Some herbicides cause birth defect. ठीक है. Corn field sprayed with herbicides are more prone to insect attack and plant disease than field than bedded manually. ठीक है. इसका हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में. इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय द कॉटन, पेपर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय पावर, स्टील एंड मेटलर्जिकल प्लांट. ठीक है. जहाँ पे फ्लाई एश है, स्लैग है, मड है, ट्रेलिंग है, जिप्सम है. नाउ डेज फ्लाई एश एंड स्लैग फ्रॉम द स्टील इंडस्ट्रीज आर यूटिलाइज बाई द सीमेंट इंडस्ट्रीज. लार्ज क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिक वेस्ट आर यूजली डिस्ट्रॉयड बाई कंट्रोल्ड incineration, whereas small quantities are burnt along with factory garbage in the open bins. स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी? तो पोल्यूशन के लिए पहले वेस्टेज मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब कलेक्शन एंड डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए. डोमेस्टिक वेस्ट आर कलेक्टेड इन स्मॉल बिन्स बाई प्राइवेट एंड म्यूनिसिपल वर्कर, जो अभी किया जा रहा है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिपोजिट्स इन द लैंड फिल्स एंड आर कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास
एंड मेटल स्क्रैप्स आर सेंट टू बी उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स इफ सॉल्यूट द कैटल कैन बी कॉस्ट देयर लाइफ्स ऑल्सो, ठीक है, उनकी जान भी चली जाती है। नेक्स्ट ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? द ग्रीन केमिस्ट्री इज ए प्रोडक्शन प्रोसेस which would bring about minimum pollution or deterioration to the environment, ठीक है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए। द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेंजीन, टोलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इट इज आर हाईली टॉक्सिक, ठीक है, ये ध्यान देना, बेंजीन, टोलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सब के टॉक्सिक होते हैं। नो केमिकल पोल्यूटेंट कैन बी डिड्यूस्ड इनटू एनवायरमेंटल इफ इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर फुली कन्वर्टेड टू द एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पहला है ड्राइंग क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, नेक्स्ट है ब्लीचिंग ऑफ पेपर्स, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। तो इसमें एग्जांपल आता है, पहले में ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स में टेट्राक्लोरोइथेन, ठीक है, अर्लियर यूज ए सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग। नेक्स्ट है नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाई लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड विद सुटेबल डिटर्जेंट व्हिच इज लेस हार्मफुल टू द ग्राउंड वाटर। H2O2 is used for the purpose of bleaching clothes in the purpose of laundry which gives better result and uses lesser amount of water. Next, a chlorine gas was used earlier for the bleaching paper. Next, hydrogen peroxide used suitable catalyst promote the bleaching action nowadays. Synthesis of chemicals की बात करते हैं, जहाँ पे आपका ethanol aldehyde आता है, is now commercially prepared by one step oxidation of ethane in the presence of ionic catalyst in aqueous medium with a yield of 90%. काफ़ी आपको परसेंट platinum catalyst convert is used to reduce effect of exhaust fumes from vehicle containing the coating metal over the ceramic honeycomb, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम फॉलो करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के लिए। बाकी आपका ये जो चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, बाकी इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।